नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसके मद्देनजर प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। राज्य व्यवस्था मेरा विषय है। 2023 के प्रश्न पत्र पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 2022 में चूंकि करीब करीब 20 प्रश्न के आसपास पॉलिटी से संबंधित पूछा गया था, कुछ प्रश्नों पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एपिसोड 3 तक आपको मिल जाएगा। एपिसोड 4 में जो है 2022 के पार्ट 2 की हम चर्चा करेंगे, यानी कि इसमें कुल 7 प्रश्न पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अब सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछा गया कीवर्ड मौलिक कर्तव्य, और दूसरी बात कही गई नहीं है। जल्दबाजी में मौलिक कर्तव्य है पढ़ करके आगे नहीं निकल जाना है, नहीं तो फिर गलत कर ले जाएंगे। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य नहीं होगा वही इसका सही जवाब होगा। तो जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, जब भी हम किसी टॉपिक का समाधान करते हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उस टॉपिक के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा रहता है पीसीएस में, राज्य के आयोग में यह देखा जाता है, इसीलिए आपको उसके आधार पर भी चीजों को तैयारी करना पड़ेगा। अब यहां पर जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो अब यहां पर एक बात आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा, ये जो है 1976 में हुआ था। तो आप कहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में लाया गया था? जी हां, क्योंकि यह मूल संविधान में नहीं था। अब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं था? हमारे संविधान निर्माता यह समझे कि मौलिक अधिकार तो हम दे ही रहे हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, तो जिस नागरिक को अधिकार दिया जाएगा कर्तव्य का बोध उसमें अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन समय के साथ यह देखा गया कि नहीं, ऐसा कर दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य भी संविधान का हिस्सा बना दिया जाए। इसीलिए यहां पर 42वें संशोधन 1976 में किया गया और यहां पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। भाग 4A के तहत इसे ला दिया गया। ठीक है, कुछ चीजें फैक्ट है, उसे आपको जानकारी रखना चाहिए ताकि आपके लिए यह ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आर्टिकल 51(1), ये सब चीजें जो है आप नोट करते चलिए, क्योंकि पूरा जो ये पीडीएफ है ये संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पे जाइए, लिंक को चटकाइए, सीधा पहुंचेंगे आप टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सिरदर्द है ही नहीं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको लिखाते चलता हूं ये वहां नहीं मिलेगा, तो आप चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो आपको अनुच्छेद भाग ये पता होना चाहिए। उसके बाद यह भी देखा जाएगा कि यह किस देश के संविधान से लिया गया, कहां से हमने इस चीज को लिया। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भारत का संविधान जो है जगह जगह के संविधानों से जहां जहां कुछ अच्छी बातें थी हमने उसे एडॉप्ट कर लिया। तो मौलिक कर्तव्य का जो चैप्टर है हमने सोवियत संघ से लिया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य में यह उम्मीद की जाती है कि यह नागरिक के द्वारा किया जाएगा, है ना, नागरिक द्वारा क्रियान्वित होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो आपको है डीपीएसपी से संबंधित कई प्रश्न कर दिया जाएगा। इसमें डीपीएसपी से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो डीपीएसपी जब भी होगा तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न अपने आप से ही कर लेना है कि यह राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और मौलिक कर्तव्य ये नागरिकों को दिया गया, तो ये नागरिकों द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। इस आधार पर प्रश्न का समाधान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्न जो है वह गलत नहीं होगा। उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या बाध्यकारी है? मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा काम कीजिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी तो नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से कई सारे ऐसे कानून बन गए हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है कानून का रूप ले लिया है। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा का पात्र होना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कुछ है, ये मोटा मोटी जानकारी ले लिए। अब हम इस प्रश्न का समाधान करते हैं। तो इसमें से कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए। मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वह 11 है टोटल हमारे संविधान में। आप चाहें तो संविधान खोल करके आप एक बार 11 मौलिक कर्तव्य को याद कर लें, चूंकि पीसीएस में ऐसा पूछा जा सकता है। इतने फैक्ट के बाद हम यहां चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। देखिए, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसे कई कानून के द्वारा भी इसे कानूनी रूप दे दिया गया है। यानी कि आप कहीं पेड़ पौधे नहीं काट सकते। अगर आप मान लीजिए कोई संरक्षित क्षेत्र है वहां प्रवेश करते हैं, वहां पेड़ों की कटाई करते हैं, तो कानूनी रूप से वह आपके लिए बाध्यकारी हो जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा ना कि बाध्यकारी नहीं है लेकिन कानूनी रूप से लागू होता है बहुत सारी चीजें। तो ये तो मौलिक कर्तव्य हुआ, तो ये सही हो गया।
राष्ट्रगान का सम्मान करना, देखिए हर नागरिक का काम है कि वो अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करे, तो ये तो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यहां पर ध्यान रखना है, और स्थानों की रक्षा करना। अब यहां पर थोड़ा सा रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा किसके द्वारा की जाएगी, किससे उम्मीद की जाएगी, नागरिकों से उम्मीद की जाएगी कि आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कीजिए। नागरिकों से यह उम्मीद की जाएगी कि आप राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए। नागरिकों से यह उम्मीद किया जाएगा कि आप प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन कीजिए। लेकिन मैंने कहा था डीपीएसपी, देखिए वही फॉर्मूला से सारे प्रश्न बन जाएंगे। यह किसके द्वारा उम्मीद किया जाता है कि डीपीएसपी राज्य लागू करेगा। राज्य से यह उम्मीद किया गया है कि राज्य की जब स्थिति इतनी अच्छी हो जाए, संसाधन हो जाए, तो कुछ काम दिया गया है कि आप ये सब कीजिए, जिसे आप गांधी के फिलॉसफी का पार्ट भी कहते हैं डीपीएसपी। इसमें गांधी का फिलॉसफी झलकता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना देखना है, तो क्या राष्ट्रीय स्मारक जो है, वो जो स्थान है, वो रक्षा करना नागरिक का काम है? उसको सहेजना, उसका रक्षा करना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यह किसकी होनी चाहिए, राज्य की होनी चाहिए। यानी कि यह मामला जो है यह डीपीएसपी के तहत आ गया। यह मौलिक कर्तव्य नागरिकों का नहीं है। तो मामला एक चीज यहां पर समझ में आ गया। और यह जो चर्चा आ जाएगा डीपीएसपी की, जब भी ये चर्चा करेंगे तो कहां, ये आर्टिकल 49 के तहत। आप चाहें तो इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि संभव है कि कई बार आयोग क्या करता है, राज्य स्तरीय आयोग, वह एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन कर देता है, या फिर क्या करेगा, विकल्प से एक प्रश्न बना लेगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का समाधान करने के एक तरीका यह भी है कि सिर्फ प्रश्नों का समाधान मत कीजिए, आप अप्रोच को समझिए, आयोग आपसे क्या पूछना चाह रही है, इस चीज को समझते हुए आगे बढ़िए। तो इसका सही जवाब जो होगा वह सी होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य सी नहीं है। ठीक है, तो पहले का सही जवाब सी हो गया। चलिए, यहां पर आपके लिए व्याख्या भी दे दिया गया, तो आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने कहा, राज्य में फैक्ट बहुत पूछता है। दूसरा प्रश्न ऐसा है जो फैक्ट है, आपको पता है तो ही आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? यानी कि भारत में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे देखिए, राष्ट्रपति का पद है और ये उपराष्ट्रपति का पद है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद में देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व, जब राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? जैसे कि देखिए, 4 नाम दिया गया है। नीलम संजीव रेड्डी, देखिए ये चारों नाम जो है वो भारत के प्रेसिडेंट का नाम है, भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये चारों। तो नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 4 नाम है। और 4 में से एक नाम ढूंढना है जो पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। देखिए यहां पर जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये राष्ट्रपति तो रहे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पर कार्य नहीं किए हैं। सही जवाब आ गया। अब ये बिल्कुल फैक्ट था, आपको जानकारी होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और तीसरा प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे भी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। देखिए, अब मैं बराबर कहता हूं कि जब भी आप पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, आप क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पंचायत, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन, तो पंचायत नगर पालिका की चीजें जहां भी आ जाए, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। आप प्रेसिडेंट से जुड़े हुए जो टॉपिक होंगे, राष्ट्रपति या संसद की जो कार्य प्रणाली है, इन सब से जुड़े हुए टॉपिक को आप पढ़ेंगे। जब यहाँ राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे तो आप राज्यपाल को पढ़ के जाइए, जब संसद पढ़ेंगे तो आप विधानमंडल के बारे में जानकारी लेकर के जाइए। ये सब टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे लगातार प्रश्न आते रहता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, यहां पर देखते हैं। देखिए 2022 के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला ही प्रश्न जो था वह किससे संबंधित था, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज से था, मौलिक कर्तव्य से था। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, यहां आ गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से प्रश्न आ गया। तो इतने ही टॉपिक से कई सारे प्रश्न आपको मिल रहा है। तो यहां पर मौलिक अधिकार की जब हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और जाकर के फिर से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, यह कहा जा रहा है। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005, उसके बाद 71 में, उसके बाद 103 में और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन। ये 4 यहां पर विकल्प दिया गया है। अब ये चीज भी है जो कि फैक्चुअल है,
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया था और किस ईस्वी में आया था, फिर ये काम किया गया। तो इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। अब इससे जुड़े हुए कुछ और पहलू को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर मौलिक अधिकार की बात की गई, तो हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान में कहां चर्चा किया गया है। संविधान में इसकी चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है और इसको 6 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको लेकर के बात कर रहा हूं। और आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की, कहां से कहां तक, तो 12 से 35, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये जो आर्टिकल हैं वह मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आर्टिकल होता है। इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आर्टिकल 14 यानी कि 12 से ही फंडामेंटल राइट्स आपके शुरू हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर 32 इसे जो है विशिष्ट माना गया है। यहां से समता का अधिकार शुरू होता है, ठीक है, यहां से 14 से 18 ये पूरा जो है समता के अधिकार के तहत आता है। तो यहां से समता का अधिकार शुरू होता है और 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार इसे कहा गया है। जब संविधान के जो शिल्पकार माने गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनसे पूछा गया कि आपको पूरे संविधान में कोई एक आर्टिकल ही सही से रखना हो, एक आर्टिकल की चर्चा करना चाहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हो, तो किसकी चर्चा करेंगे? तो उन्होंने आर्टिकल 32 का नाम लिया। उन्होंने इस आर्टिकल को क्या कहा? संविधान का आत्मा कहा। और क्या कहा? यह संविधान का हृदय है। क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि यह संवैधानिक उपचार है। कहीं पर भी यदि अधिकार जो है हनन किया जाता है राज्य के द्वारा, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसे देख सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह मामला कुछ जो है आपको समझ में आ गया। और एक चीज अगर आप इतना पढ़े ही हैं तो एक चीज और जान लीजिए, एक गोल्डन ट्रायंगल की संकल्पना है। गोल्डन ट्रायंगल में 3 तरह के आर्टिकल की बात की गई है, यानी कि ये तीनों जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार, और 19 की बात की गई है। आर्टिकल 19 क्या है? जो बोलने की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 21 की भी चर्चा की गई है। 21 क्या है? राइट टू लाइफ की बात की गई, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है, गर्ममयी जीवन की बात की गई है। तो इसे क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का। ये 14, 19 और 21, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब डी था। तो मामला समझ में आ गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ध्यान देना है, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त, यानी कि एक साथ की, संयुक्त की बात की जा रही है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किस स्थिति में यह पूछा जा रहा है? चलिए विकल्प देखते हैं। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा, ठीक है। यह मामला यहां पर इतना सबसे पहले क्लियर आ गया। अब देखिए इसका सही जवाब जो है वैसे तो ये है ए, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। क्या क्या इसके तहत प्रावधान हो सकते हैं, संविधान में कहां इस बात का वर्णन किया गया है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप इसके संबंध में आर्टिकल देखना चाहेंगे तो 315(2) आपको तैयार करना होगा। अनुच्छेद 315(2) कहता है कि संबंधित राज्य, मान लीजिए 2 राज्य हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, और उदाहरण पे लेते हैं हम यूपी और बिहार ले लेते हैं। यूपी बिहार भाई भाई, तो इस दोनों को आप साथ ले लीजिए। यूपी और बिहार ने तय किया कि जैसे बीपीएससी, बिहार का क्या होता है? बीपीएससी, है ना, एग्जाम देते भी होंगे, और यूपी का अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये यूपी पीएससी। तो ये दोनों ने तय किया कि भाई साहब हम दोनों जो अलग अलग काम कर रहे हैं ना, हम दोनों अब इकट्ठे काम करेंगे, यानी कि हमारा जो लोक सेवा आयोग होगा राज्य का, हम क्यों ना संयुक्त कर ले, एक ही साथ ये काम कर ले, एग्जाम वगैरह एक ही साथ देंगे यूपी बिहार के लोग, कभी यूपी में दे रहे हैं कभी बिहार में दे रहे हैं, इससे अच्छा होगा एक साथ कर लें, ठीक है। तो ऐसा ये कर सकते हैं, लेकिन इन संबंधित राज्य को तय करना पड़ेगा, दोनों ही आपस में भाईचारा से ये बातें कर लें, और बातें कर करके फिर संसद को भेजें, फिर संसद ही विधि द्वारा काम करेगी, अपने से ये नहीं कर सकते हैं। और जब संसद की बात की जाएगी, यहां फिर से समझिए, संसद की बात की जाएगी तो संसद के 3 अंग होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो देखते हैं कि दोनों सदनों में पहले कोई बिल जो है वो पास होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं तब वह अधिनियम जो है वह कानून का रूप ले लेता है। तो मामला समझ में आ गया। तो यहाँ यही कहा गया, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है, फिर आपसे प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो दोनों ही राज्य सहमत हो जाए, और दोनों राज्य में से प्रत्येक राज्य का, यूपी का भी और बिहार का भी, इनका जो विधान मंडल है,
यूपी का भी विधानमंडल होगा, है ही, और बिहार का भी जो विधानमंडल है, ये दोनों प्रत्येक के विधानमंडल से ये जो प्रस्ताव है ये पास होना चाहिए। यानी कि दोनों की सहमति बनी, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और ये प्रस्ताव पारित होकर के किसके पास चला जाएगा, दोनों का संयुक्त रूप से संसद के पास, और संसद फिर क्या करेगी, विधि के द्वारा, है ना, उस पर चर्चा होगी, कानून बनेगा और विधि के द्वारा है संयुक्त राज्य लोक सेवा का फिर यहां पर प्रावधान कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमने इस टॉपिक को इतने डिटेल से समझ लिया। संबंधित राज्यों के निवेदन, यानी कि दोनों ही राज्यों की बात हो गई, या दो से अधिक राज्य हैं तो बिहार, झारखंड और यूपी, तो तीनों राज्यों का हो जाएगा। तो संबंधित राज्यों से निवेदन पर संसद द्वारा, तो यही हो गया सही। लोकसभा होगा तो लोकसभा में केवल एक ही अंग आया संसद का, ठीक है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट नहीं आए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये नहीं किया जा सकता, ये तो कॉमन सेंस से भी आप हटा देंगे। और राज्यसभा में फिर से संसद का एक ही अंग आया, लोकसभा और प्रेसिडेंट नहीं आए, तो इसका सही जवाब 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अब ये भी जो है पूरी तरह से फैक्ट है। यदि आपको जानकारी है, आपकी याददाश्त ठीक है, तो आप इस प्रश्न का समाधान कर ले जाएंगे, नहीं तो आप इस प्रश्न का समाधान नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जैसा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना, इसके बारे में आपने पढ़ा है, पढ़ा ही होगा। आपने मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ा होगा तब भी कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा होगा, ठीक है, और आप जब पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तब भी आपको इसकी जरूरत होगा। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? ये आया था 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को आपको जानकारी रखना है। उसके तहत कहा गया कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। इसकी अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और यह भी बता गया कि यह सरकार जो है कब से कार्यभार संभालेगी। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है या मॉडर्न हिस्ट्री में सही से पढ़ा है तो साल यही रहता है, लेकिन तारीख बदल जाती है। देखिए, याद करने का तरीका है कि सिर्फ आप तारीख ही याद कीजिए और 24 में से 4 हटा दीजिए तो ये 2 हो जाएगा और अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा, नेक्स्ट अगला महीना, यानी कि 2 सितंबर 1946। तो कैबिनेट मिशन योजना आया था 24 अगस्त 1946 को। इसने अंतरिम सरकार की घोषणा की थी और अंतरिम सरकार की घोषणा करके यह कहा था कि यह अंतरिम सरकार कब से काम करने लग जाएगी? 2 सितंबर 1946 से काम करने लग जाएगी। यहां क्या पूछा गया? प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। आपसे ये नहीं पूछा है कि यह कार्यभार कब से संभालेगी। ध्यान रखना है, यदि यहां पूछ देता कि कार्यभार कब संभालेगी तो इसका जवाब 2 सितंबर 1946 होता, लेकिन यह पूछा है कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा, तो इसका जवाब 24 अगस्त 1946 होगा। देखिए 24 अगस्त 1946 यहां ए में ही है, तो इसका सही जवाब 5 का ए हो जाएगा। मामला समझ में आ गया किस तरह से शब्दों पर ध्यान देना है, उसके आधार पर काम करना है, नहीं तो आप प्रश्नों को गलत कर ले जाएंगे। तो 5 प्रश्न का हम समाधान कर चुके हैं। अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए छठा प्रश्न जो है इस तरह का आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, यूपीएससी भी और विभिन्न राज्य आयोग इस तरह के प्रश्नों को पूछने लगी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर का समाधान करते हुए आप देखिए कि प्रश्न पत्र का अप्रोच क्या है, आयोग आगे चल के किस तरह का प्रश्न आपसे करने वाली है, उस तरह से अपनी तैयारी को ढालिए, तभी जाके प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल पाएंगे। इसमें क्या करता है, 2 सूची देता है, अलग अलग 2 लिस्ट देता है और एक लिस्ट में कुछ और विषय दे देता है, दूसरे लिस्ट में उससे संबंधित कुछ मुद्दा दे देता है और उसको क्या करता है, मिसमैच कर देता है। प्रश्न में अभी देखेंगे आप, मिसमैच कर देता है और फिर आप से पूछता है कि चलो भैया मैच करके दिखाओ। बस इतना सा मामला है। आप कहेंगे, आप कह रहे हैं इतना सा मामला है, लेकिन यही कठिन हो जाता है। देखिए आसान हो जाएगा। यहां क्या है, सूची 1 दिया गया है, लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 1 में ट्रेड यूनियन का नाम दे दिया गया है, ठीक है, व्यापारिक संगठन जो उनका नाम दे दिया। चलिए उसके बाद एक लिस्ट 2 दे दिया गया आपको और उसमें क्या किया, दलीय संबंधता, कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये बताइए किस किस दल से संबंधित, दल मतलब राजनीतिक पार्टी से संबंधित रहा है, मतलब एक खेल है, एक गेम है। इसको आप ऐसे देखिए, जैसे कि यहां पर 4 नाम यहां दिया गया और यहां पर 4 दल दे दिया गया, ठीक है, ट्रेड से आपको दल को मिलाना है। तो पहला अगर देखेंगे भारतीय मजदूर संघ की बात की गई है, तो आपने पढ़ा होगा भारतीय मजदूर संघ जो है वह बीजेपी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी। अब ढूंढिए यहां पर भारतीय मजदूर संघ, यहां पर चौथे में आ गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो यहां पर लिखते भी चलना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक का हो गया चौथा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो अब आपको देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर है, तो बी का हो गया
एक। तो यहां मामला संबंध में आ गया। अब चलते हैं हम तीसरे पे, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस पे आपको एक बार यहां रोक करके समझना होगा, क्योंकि इस प्रश्न में एक जो है फॉल्ट है, एक गलती है। और ये जो है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल यहां नहीं दिया है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल दिए हैं, दो का तो हमने देख लिया, मिलान हो गया। और तीसरा जो दो बचा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इन दोनों से संबंधित ये नहीं है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आप कहेंगे जी प्रश्न गलत था। जी बिल्कुल, ये प्रश्न उस बार 2022 में गलत आ गया था, क्योंकि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो संबंध है वो रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से है। और देखिए यह विकल्प यहां पर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका संबंध इसमें से किसी से नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो संबंध रहा है वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रहा है। यहां पर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यहां पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए दो विकल्प है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसके साथ नहीं जाना है आपको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि डी। तो डी का जो है यहां पर सही जवाब बी है। और सी के लिए आप जानते हैं यहां पर विकल्प नहीं था, यानी कि इस प्रश्न का जवाब जो है आयोग ने उस पर कैंसिल कर दिया होगा। ऐसा आयोग में हो जाता है, राज्य स्तरीय आयोग में। और यदि इस तरह की कंडीशन आता है तो आपको मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर में था तो हमारे लिए जानना जरूरी है। अब एक बात बच गया, आप कहेंगे कि चलिए इस चारों का नाम तो बता दिया, इस तीनों का नाम बता दिया इस दल का, अब एक दल बच गया है, इससे संबंधित कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। तो यहां पर आप यह भी सर बता दीजिए कि इससे संबंधित कौन सा ट्रेड यूनियन है, ताकि हमारी तैयारी हो जाए। तो कौन सा बच गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। यहां पर देखिए एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इन चीजों पर जब भी कम्युनिस्ट पार्टी का ध्यान आएगा तो ब्रैकेट में क्या लिखा है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की 27 पार्टियां हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे और सभी का ट्रेड यूनियन भी बहुत अलग अलग है, तो ध्यान रखना। हालांकि ये दोनों ज्यादा चर्चा में आएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका जो ट्रेड यूनियन है उसका नाम है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये चारों हो गया, यानी कि ये जो छठा है इसका यहां पर सही विकल्प इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि सी के लिए कोई विकल्प यहां पर नहीं दिया गया था किसी दल का नाम। कंफ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आज के आखिरी प्रश्न के तरफ। और आज का जो आखिरी प्रश्न है ये 7वां कर लीजिए, 8 है, ये 7वां प्रश्न आज का है। और ये निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ध्यान से देखना है, इसमें भी एक गेम है। इसमें क्या किया, संविधान के कुछ टॉपिक दे दिए, कुछ भागों का नाम दे दिया और ऊपर नीचे मिसमैच कर दिया गया, और आपको कहा कि आपको क्या करना है, क्रम से सजाना है। क्रम से सजाने का आधार यहां पर रख दिया गया कि संविधान में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई। सबसे पहले किसकी चर्चा की गई, किस बात से तय करेंगे कि संविधान जो है भागों में बटा है, तो पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, इस आधार पर हम इसे देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जो भी मुद्दा है वह संविधान के किस भाग में चर्चा में लाया गया है, यानी कि संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। तो संविधान का भाग 1 आप जब देखेंगे तो सबसे पहले इसी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो भाग 1 में इसकी चर्चा मिलती है। अब यहां पर देखिए मौलिक कर्तव्य फिर से आ गया। मैंने कहा था ना कि मौलिक कर्तव्य वाले मौलिक अधिकार डीपीएसपी इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। तो यहां पर फिर से ये चीजें आपके सम्मुख उपलब्ध हो गया है। जब मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमने अभी आपको बताया था, तो हमने बताया था कि संविधान के भाग 4 में है और ए में जाके जुड़ता है, क्योंकि भाग 4 में डीपीएसपी चला जाता है। यदि हम ए ना लिखें, सिर्फ भाग 4 लिखेंगे तो ये डीपीएसपी से संबंधित हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो भाग 4 ए में आ गया। अब नागरिकता की बात यहां पर की गई है, तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, यानी कि सबसे पहले संविधान में संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र बता दिया गया, उसके बाद नागरिकता के प्रावधान बता दिए गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर संविधान देखेंगे तो पहले नंबर पे भाग 1 में ये नागरिकता, भाग 2 में, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, और भाग 4 ए में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया। इस तरह से ध्यान रखिए ताकि आपको प्रश्न गलत ना हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैं बार बार बताया हूं कि भाग 4 में है। इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये 4A है और ये 4 है। अब देख लीजिए सबसे पहले कौन रहा है, उसको हम यहां पर फॉर्मेट बना लेते हैं, संविधान तथा उसका कार्यक्षेत्र, यानी कि पहला वाला जो ये जो विकल्प है वह सबसे पहले है, बिल्कुल सही। तो हमारा ये पहला आ गया, सबसे आगे। उसके बाद भाग 1 के बाद देखिए भाग 2 है नागरिकता, यानी कि तीसरा आ जाएगा दूसरे नंबर पे।
समझ में आ रहा है किस तरह से गेम है, उस गेम को समझिए, आप कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए भाग 4 यहां पर, ठीक है, यानी कि चौथा आएगा इसके आगे। आप कहेंगे भाग 4A है, तो भाग 4A जो है यह बाद में, 4 के बाद A है ना, इसके लिए संविधान का संशोधन हुआ था ना, मैंने बताया, ठीक है। और यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह मूल संविधान का हिस्सा था, डीपीएसपी गांधीयन फिलॉसफी, मैंने आपको इसके लिए बताया था। तो यहां पर आ गया 4। अब उसके बाद हम चलते हैं, आखिरी यही बचता है मौलिक कर्तव्य, ये 2 से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, यानी कि विकल्प ए ही सही हो गया। तो मामला समझ में आ गया, इस प्रश्न का सही जवाब है। अब एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के सही जवाब तक पहुंचने के लिए आपको इतने सारे मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न का आप समाधान कर पाएंगे। यहां पर व्याख्या दे दिया गया है, व्याख्या के लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह मैं बार बार कह रहा हूं, यह पीपीटी जो है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस के या संस्कृति आईएएस का भी यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2022 का प्रश्न पत्र जो है पॉलिटी से संबंधित, ये यहीं पर खत्म होता है। अब हम 1 साल और पीछे चलेंगे और यूपी पीसीएस 2021 में पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न पत्र आया होगा, अगले एपिसोड में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को और धारदार बनाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।